हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। आपको यहाँ पे आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपकी क्लास का वीडियो आए तो आपको पहले से पता चल जाए। चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा क्लास 8 साइंस NCERT का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीडिंग करेंगे। You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials are given in table 4.1। मतलब कि आप अच्छे से ये जानते हैं कि बहुत तरह के मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा। और आपको यहाँ टेबल पे दिया भी गया है आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर। Can you name the materials which are metals? The rest of the materials इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। मतलब यहाँ पे जो दिए गए हैं मेटल, जो आपको चीज़ें दी गई हैं टेबल 4.1 में, इसमें से कुछ मेटल्स हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब जो मेटल्स हैं उनको नॉन मेटल से हम लोग अलग कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल मतलब उनकी दिखने वाली प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो मेटल्स हैं हम उन्हें नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो आपने जैसे पिछले साल क्लास में पढ़ा था, तो आप ये बात ध्यान ध्यान से याद कीजिए कि लस्टर एंड हार्डनेस, लस्टर मतलब चमक एंड हार्डनेस और किसी चीज़ का सख्त होना, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो गुण जिन्हें आप देख सकते हो, वो गुण जिन्हें आप महसूस कर सकते हो। सो दोज आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस in or an article made up of iron like a spade, shovel, axe etc. मतलब क्या आपने कभी किसी ब्लैक स्मिथ होता है लोहार, क्या आपने कभी किसी लोहार को लोहे के किसी टुकड़े को पीटते हुए देखा है? जैसे कि या कोई ऐसी चीज़ जो लोहे से बनी हो, जैसे कि कुदाल हुआ या खुरपा हुआ या फिर कुल्हाड़ी हुई। तो आपने क्या इन सब चीज़ों को देखा है? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या आपने कभी ये देखा है कि जब वो इनकी पिटाई करता है, जब वो इनको पीटता है लोहे से, तो इन चीज़ों की शेप में भी चेंज आता है, बदलाव आता है? क्या आपने इस चीज़ को देखा है? वुड यू एक्सपेक्ट, क्या आप ये उम्मीद करते हैं, द सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? क्या आप ऐसे ही किसी चेंज की उम्मीद करते हैं अगर हम एक लकड़ी के बड़े लट्ठे को पीटेंगे? तो क्या आपको लगता है कि उसके भी आकार में वैसा ही चेंज आएगा जैसा कि लोहे की चीज़ के आकार में आता है? लेट्स फाइंड आउट। चलिए हम इस बात को ढूंढते हैं। एक्टिविटी 4.1, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, a coal piece and a piece of thick aluminium wire and pencil lead। मतलब आप क्या लोगे? एक लोहे का कील लोगे, एक कोयले का टुकड़ा लोगे, एक मोटा एल्युमिनियम की तार का टुकड़ा लोगे और उसके अलावा एक जो हमारी पेंसिल का सिक्का रहता है वो लोगे। बीट द आयरन नेल विद द हैमर। अब जो आपके पास लोहे की कील है उसे हथौड़े से पीटे। ट्राई टू हिट हार्ड, अब इसे थोड़ा ज़ोर से पीटे। हिट हार्ड ऑल्सो द एल्युमिनियम वायर, इसी तरह से ज़ोर से आप एल्युमिनियम की तार को भी पीटे। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन कोल पीस एंड पेंसिल लेड, और इसी तरह से आप कोयले के टुकड़े को भी हथौड़ी से पीटें और जो पेंसिल का सिक्का है उसे भी पीटें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस 4.2 में देखें। आयरन नेल का क्या है? मतलब क्या ये जो लोहे की कील है वो अपना आकार चेंज करती है या टुकड़े में टूट जाती है?
उसके अलावा कोयले का टुकड़ा, कोयले के टुकड़े का क्या होता है, वो अपना आकार चेंज करता है या टूट जाता है। एल्युमिनियम वायर, अब एल्युमिनियम वायर के साथ क्या होता है, वो अपना आकार चेंज करती है या टूट जाती है। पेंसिल लेड, पेंसिल लेड का क्या होता है, मतलब वो अपना आकार यहाँ पे चेंज करती है कि नहीं। आयरन की नेल और एल्युमिनियम वायर, ये दोनों अपना आकार चेंज कर लेंगे और ये चपटे हो जाएंगे, जबकि जो कोयले का टुकड़ा है और जो पेंसिल लेड, जो पेंसिल का सिक्का है, ये दोनों टूट जाएंगे और भुरभुरे होकर वहाँ पे पड़े होंगे। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, यही उन्होंने यहाँ पे बताया है। यू सॉ दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग, मतलब आपने ये देखा कि जो लोहे की कील है और जो एल्युमिनियम की तार है, जब हमने इनको हथौड़े से पीटा तो इनका आकार चेंज हो गया। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स, अगर इन्हें और जोर से पीटा जाए तो ये पतली शीट्स बन जाएंगी। यू might be familiar with the silver foil used for decorating the sweets, और इसी तरह से पिटाई करके जो है जो हम लोग अब मिठाइयों के ऊपर जो चांदी का वर्क लगा रहता है, वो भी इसी तरह से चांदी को पीट पीट कर बनाया जाता है। यू मस्ट हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स विच by which they can be beaten into thin sheets is called malleability, मतलब जो मेटल्स होते हैं उनका ये गुण जिसके द्वारा उनको पतली शीट्स में पीटा जा सके, उस गुण को malleability कहा जाता है। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, और ये जो गुण है ये केवल मेटल्स में ही पाया जाता है। As you must have noticed, metals like coal and pencil lead do not show this property, तो आपने ये देखा होगा कि मटेरियल्स कौन से, जैसे कि कोयला हुआ या फिर पेंसिल का सिक्का हुआ, उनमें ये क्वालिटी नहीं होती। कैन वी कॉल दीज एज मेटल्स, तो क्या हम इन्हें मेटल बोलेंगे। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, मतलब जो ऊपर आपके पास कोयला है और जो पेंसिल लेड है ये मेटल नहीं है। अब इसके बाद है, क्या आप एक जो धातु से बना हुआ बर्तन है, खाना पकाने का बर्तन है, उसे और उसका ऐसा बर्तन जिसका प्लास्टिक या लकड़ी का हैंडल ना हो, क्या आप उसे बिना अपने आप को दुख पहुंचाए पकड़ सकते हो। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। वाई, ऐसा क्यों है। ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हर्टिंग वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स, तो अब आप कुछ ऐसी और चीज़ें भी देखें जिसमें जो प्लास्टिक या लकड़ी का जो हैंडल है वो आपको चीज़ों को मतलब जो गर्म चीज़ें हैं उन्हें हैंडल करने में, उन्हें पकड़ने में सहायता करता है और आपको चोट लगने से भी बचाता है। On the basis of these experience, what you can say about the conduction of heat by wood and plastic, तो अब इन सब बातों के बेस पे आप क्या बोलते हो कि जो प्लास्टिक है और जो वुड है, कंडक्शन मतलब उनके बीच में से हीट पास हो सकती है या नहीं, तो डेफिनेटली नहीं होती। जो प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं या फिर जो लकड़ी के हैंडल लगाए होते हैं हमारे गर्म बर्तनों पे, हमारे बर्तनों के किनारों पे, वो इसीलिए लगते हैं कि जब बर्तन गर्म हो जाएं तो हम उन्हें प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल से उठा पाएँ, क्योंकि जो प्लास्टिक और लकड़ी है ये दोनों पुअर कंडक्टर हैं हीट के, मतलब इनके बीच में से हीट पास नहीं होती। तो अगर हम इन हैंडल्स के ऊपर से बर्तन को पकड़ते हैं तो हमारे हाथों को गर्म बर्तन नहीं लगता। अब you must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? अब जो स्क्रू ड्राइवर होता है, हमने एक बिजली वाले को एक स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हुए देखा है। उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है। वो हैंडल प्लास्टिक का इसीलिए होता है ताकि जब वो बिजली का काम करे तो जो प्लास्टिक है वो बिजली का करंट का पुअर कंडक्टर है, तो अगर वो स्क्रू ड्राइवर से काम भी करता है तो उसे करंट नहीं लगता। अब इसके बाद आपके पास है एक्टिविटी 4.2, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, यू माइट हैव परफॉर्म्ड, मतलब आप याद कीजिए आपने पहले ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था ये जांचने के लिए कि बिजली इसमें से पास होती है कौन सी चीज़ में से और कौन सी में नहीं। तो यहाँ देखिए एक सेल है, सेल के ऊपर तार लपेटी है, उसके दोनों किनारों पे तार लगी है, एक तरफ एक बल्ब है और एक तरफ से जो तार है वो एक कील के बीच में से गुजर के जा रही है।
तो वो कील के बीच में से तो करंट गुजर जाएगा और आपका बल्ब जग पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप कील की जगह लकड़ी का टुकड़ा, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लगाओगे तो बल्ब नहीं जगेगा, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6, मतलब आपने क्लास 6 में ये एक्टिविटी की होगी। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन्ड इन टेबल 4.3। अब आप टेबल 4.3 में जो चीज़ें बताई हैं और ये ढूंढिए कि कौन सा इनमें से गुड कंडक्टर है और कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है। तो जो आयरन की रॉड है इसमें से करंट पास होगा, गुड कंडक्टर है। उसके बाद कोल का पीस है, इसमें से करंट नहीं पास होगा। कॉपर वायर में से करंट पास हो जाएगा और सल्फर में से करंट पास नहीं होगा। यू ऑब्जर्व दैट आयरन नेल एंड iron rod, nail and copper wire are the good conductors, while the sulfur piece and coal piece are the poor conductors. So where do you find the use of aluminium and copper wires? अब आप ये याद कीजिए कि जो एल्युमिनियम और कॉपर वायर्स हैं ये कहाँ पे प्रयोग होती हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे घर में जो बिजली की तारें बिछी होती हैं उनके बीच में एल्युमिनियम और कॉपर की तारें ही होती हैं। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कभी कोयले की तारें देखी हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। कोयला बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, तो उसकी तारें बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। The property of the metal by which it can be drawn into wires is called its ductility, sorry। मतलब मेटल का ऐसा गुण जिसके द्वारा उसे एक लंबी तार में खींचा जा सके, उस गुण को डक्टिलिटी कहा जाता है। मतलब पहले हमने पढ़ा शीट्स में जो पिटाई होती है, जब उसे शीट्स में बनाया जा सके तो वो है मेलेबल। अब ये दूसरा है जब उसे तारों में खींचा जा सके, तारों के रूप में, तो वो होती है डक्टिलिटी। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड on dropping an iron sheet plate or metal coin and a piece of coal on the floor? तो if not you can try it now। अब इसके बाद है कि आपने कभी ये सोचा है कि जब जो लोहे की शीट गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है, लोहे की प्लेट की आवाज़ कैसी है, एक धातु के सिक्के की आवाज़ कैसी है और लोहे के टुकड़े की आवाज़ कैसी होती है। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर नहीं तो आप अभी ट्राई कीजिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या आपको जो आवाज़ हुई उसमें आपको कोई फ़र्क दिखा? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स? क्या आपने कभी जो मंदिर है वहाँ अपने वुडन बेल्स मतलब लकड़ी की बनी हुई घंटियाँ देखी हैं? कैन यू गिव द रीज़न? अब आप क्या रीज़न दे सकते हो? अब यहाँ पे पढ़िए आगे। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। मतलब जब जो धातु की बनी हुई वस्तुएं होती हैं, जब हम उन्हें ज़ोर से किसी चीज़ से उनमें टक्कर करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड मतलब बजने का जो साउंड है वो पैदा करते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस बट वन इज़ मेड ऑफ वुड एंड द अदर ऑफ मेटल। अब मान लीजिए आपके पास दो डिब्बे हैं, बिल्कुल देखने में एक जैसे, परंतु एक जो है वो लकड़ी का बना है और जो दूसरा है वो धातु का। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? अब आप दोनों चीज़ों को, दोनों डब्बों को आपस में टकरा कर क्या ये बता सकते हो कि कौन सा जो है वो धातु का बना हुआ है? सिंस द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। द मटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मतलब यहाँ पे सोनोरस के बारे में है, मतलब ऐसे मेटल्स, ऐसे धातु जो कि रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं, जिनसे कि बजने की आवाज़ आती है, उन्हें हम सोनोरस कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनको जब हम टकराते हैं किसी दूसरी वस्तु से तो वो सोनोरस मतलब साउंड पैदा करते हैं और वो इसीलिए उन्हें सोनोरस कहा जाता है। तो जो मेटल्स होते हैं उनके अलावा जो बाकी धातु हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। अब इसके बाद है आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ऊपर की एक्टिविटीज़ को करने के बाद हम ये बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा सामान होता है जो कि, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि सख्त होते हैं, लस्ट्रस चमकदार होते हैं, मेलेबल मतलब उन्हें शीट्स में बनाया जा सकता है, डक्टाइल मतलब उन्हें लंबी तारों में खींचा जा सकता है, सोनोरस मतलब वो जब
किसी चीज़ से टकराते हैं तो साउंड पैदा करते हैं एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा वो बिजली और ताप के गुड कंडक्टर्स, मतलब उनके बीच में से बिजली और ताप गुजर सकता है। The materials which generally possess these properties are called metals। मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें ये सभी ऊपर बताए गए गुण होते हैं उन्हें हम मेटल्स बोलते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल आर, तो मेटल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट। जबकि दूसरी तरफ जो ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कि कोयला हुआ या सल्फर हुआ, ये सॉफ्ट हैं, नर्म है, एंड डल इन अपीयरेंस, और ये चमकदार भी नहीं है। द ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। तो जब हम इन्हें हथौड़े से पीटते हैं तो ये पाउडर बन जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, इनको किसी चीज़ से टकराने से साउंड भी नहीं पैदा होता, एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा ये ताप और बिजली के पुअर कंडक्टर माने जाते हैं, मतलब इनके बीच में से ताप और बिजली भी नहीं गुजरती। सो दैट इज़ वाई दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो इस तरह की जो सामान होता है, इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं, इन्हें नॉन मेटल्स कहा जाता है। The examples of non-metals are sulfur, carbon, ऑक्सीजन, phosphorus, etc. अब नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, सल्फर हुआ। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जैसे कुछ मेटल्स हैं, कौन से मेटल्स, जैसे कि सोडियम हुआ और पोटाशियम। ये दोनों जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हुए भी दोनों सॉफ्ट हैं और इनको हम चाकू से काट भी सकते हैं। Mercury is the only metal which is found in the liquid state at room temperature। और इसके अलावा मरकुरी अकेला ऐसा मेटल है, अकेला ऐसा धातु है जिसे कि रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड बन जाता है, जो तरल रूप ले लेता है। सो दीज आर एक्सेप्शंस। तो ये एक एक्सेप्शंस है, मतलब ये कुछ अलग तरह के मेटल्स हैं। आपको याद रखना है कि सोडियम, पोटाशियम और मरकुरी ये तीनों मेटल्स हैं, परंतु फिर भी इनके कुछ गुण अलग हैं। अब इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रासायनिक गुण, कहाँ पे वो रासायनिक तौर पे रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। तो चलिए जानते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब आपने अक्सर देखा है कि जो लोहा है उस पर जंग लग जाता है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म। तो अगर आप थोड़ा सा याद करें, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें, तो आप ये याद कर पाएंगे उस रिएक्शन को जिससे कि जंग बनता है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7 एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो इसी तरह से आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने एक मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाया था। यू हैड लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आपने ये देखा था दोनों केसेस में, चाहे आप वो मैग्नीशियम का रिबन जलाओ या जंग लगे, तो दोनों केसेस में ऑक्साइड बनता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अब आपके सामने जो रिएक्शंस हैं आप इनको कंप्लीट करोगे। अब यहाँ पे फिर आपके पास है एक्टिविटी 4.3। अब देखिए इसमें क्या बताया। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जब लोहा बनता है, जंग बनता है, तो किस तरह से रिएक्शन होता है। कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब आप एक चम्मच जंग लें, उसे बहुत थोड़े पानी में मिक्स करें। यू विल फाइंड दैट रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर। तो आप ये देखेंगे कि जो जंग है वो पानी में ऊपर ही तैर रहा है। शेक द सस्पेंशन वेल। अब आप इस मटेरियल को अच्छे से हिलाएं एंड टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। और अब आप इसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा। इज़ द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो जो ये सोल्यूशन है ये एसिडिक बना या बेसिक है।
डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, क्या जो हमारे कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन होते हैं, क्या उनको भी जंग लगता है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। तो यहाँ पे उसने कहा कि मैंने जो तांबे के बर्तन होते हैं, मैंने उनके ऊपर कुछ हरा हरा सा देखा है। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating। मतलब जब हम एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नमी वाली हवा में रखते हैं तो उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो वो जो हरा मटेरियल होता है वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो ये होती है, जिसे यहाँ पे कॉपर है 2Cu मतलब 2 कॉपर प्लस H2O यानी वाटर प्लस CO2 यहाँ पे मॉइस्ट एयर हवा प्लस O2 इज इक्वल टू कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो बनता क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड वो हरा मटेरियल प्लस कॉपर कार्बोनेट, तो यहाँ पे उसके अलावा कॉपर कार्बोनेट बनता है। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो अब आप फिर से याद करें, जब आपने उस मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था, द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो राख हमें उस रिबन को जलाकर मिलती है, उस राख को पानी में घोलें एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर, और उसके बाद ये चेक करें कि वो एसिडिक है या बेसिक। इज़ द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असर्टेन दिस? तो मतलब अब आप ये कैसे पता लगाते हो कि कोई भी जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो एसिडिक है या बेसिक है? तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। जो आपने ये देखा होगा कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो नीले रंग का हो जाता है। सो द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका जो राख है वो भी बेसिक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो अक्सर जो धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते। सो लेट अस ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है। यहाँ पे है आपके पास एक्टिविटी 4.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेटेड स्पून एंड हीट इट। मतलब अब आप एक चम्मच में सल्फर ले थोड़ा सा और उसे गर्म करें। इफ़ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटालिक कैप ऑफ एनी बॉटल और रैप द मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट अ शेप एज शोन इन फिगर। मतलब अगर आपके पास डीफ्लैग्रेटिंग स्पून ना हो तो आप एक धातु का ढक्कन भी ले सकते हैं किसी भी बॉटल का, और उसे एक तार के साथ लपेट लें और ऐसी शेप बनाएं जैसे कि आपको 4.4a में दी गई है। अब आप इसमें क्या करेंगे? एज सुन एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, तो जैसे ही सल्फर आग जलना शुरू होगा, इंट्रोड्यूस स्पून इनटू द गैस जार और गैस टम्बलर। अब उसके बाद जो वो स्पून है, जो चम्मच है, उसे एक गैस टम्बलर में डाल दें। कवर द टम्बलर विद ए लिड, और उस टम्बलर को ढक्कन से ढक दें। एंड इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप, और ये बात पक्की करें कि जो गैस पैदा हुई है वो ना निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, अब आप इस चम्मच को निकाल लें। ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, अब जो आपका टम्बलर है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और जल्दी से उसका ढक्कन बंद कर दें। शेक द टम्बलर वेल, बट उस टम्बलर को अच्छे से हिलाएं। नाउ चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब आप इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करें। यहाँ पे देखिए फिगर 4.4a में आपको बर्निंग ऑफ सल्फर पाउडर बताया गया है, और फिगर 4.4b में आपको टेस्ट किया जा रहा है विद लिटमस पेपर्स। अब देखिए इसके आगे, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो सल्फर और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना, जो बना वस्तु बनी, वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, और जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोल देते हैं, सल्फ्यूरियस एसिड इज फॉर्म, तो सल्फ्यूरियस एसिड बन जाता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। तो इस केस में जो रिएक्शन है वो इस तरह से लिखेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सल्फ्यूरियस एसिड। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2,
और वाटर H2O जब रिएक्ट करेंगे तो सल्फ्यूरियस एसिड बनेगा H2SO4, सॉरी H2SO3। द सल्फ्यूरियस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो जो सल्फ्यूरियस एसिड है उसकी वजह से जो लिटमस पेपर है वो लाल हो जाएगा। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ रिकॉल सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रेड इन क्लास 7। अब आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ याद कीजिए जो आपने एसिड्स और बेसिस के बारे में क्लास 7 में पढ़ी थी। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। अब उनके नाम आप अच्छे से नोट कीजिए। आइडेंटिफाई मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। अब उसके बाद उनके बीच में जो मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या बनाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। इस बात को नोट कीजिए। तो बच्चों, आज के लिए हमारे सिलेबस में आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से समझ आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, धन्यवाद।